झारखंड जिले विच रायडी ब्लाक दा गुमला पिंड आज़ादी तो लैके साल 2014 इत्थे आस-पास दे इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲੱਗਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਸਨ। गुमला पिंड की तरह देश के करीब 10 सूबों के 100 के आस-पास जिले नक्सलवाद की गंभीर समस्यावां नाल जूझ रहे सन, लेकिन अगस्त 2014 तो बाद अजिहा कुछ होया कि जिसने इलाके की पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी। ये डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट सी। इन्हां मुश्किल इलाकों में मोबाइल टावर लगाउण दा दुनिया का सब तो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सी। ये टावर पूरी तरह ग्रीन टैक्नोलॉजी की वरतों करके स्थापित किए गए। पूरी तरह नाल सोलर पावर नाल चलण वाले ये टेलीकॉम टावर 7 दिनों तक बिना किसी पावर सप्लाई तो लगातार काम कर सकते सन। जाहिर तौर पर मोबाइल पहुंचण नाल इत्थों दे स्थानक लोकां दी जिंदगी विच इस दा सकारात्मक असर पिया है। घर का कोई परिवार बाहर में है, वो कब आ रहा है, जब आ भी रहा है तो कैसे आ रहा है, कहाँ पहुँचा, फिर ठीक है कि बीमार है, उसको जानकारी लेते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ तो हम लोग तुरंत खबर दे सकते हैं। चाहे किसी को बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर से भी हम लोग तुरंत बात कर सकते हैं। चाहे कि सरकारी योजना का भी कोई खबर देना रहता है तो हम लोग तुरंत दे सकते हैं। कहीं आना या जाना रहा तो घर में हम लोग सूचित कर पाते हैं। हम लोग को जाना पड़ता था उधर जंगल तरफ बात करने के लिए, और उधर भी नेटवर्क नहीं रहता था। कहाँ घूम के बात करते थे, और अभी तो नेटवर्क आ गया तो घर में ही बात करते हैं। इन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ गश्त ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ मोबाइल टावर लगन की वजह नाल ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ काफ़ी सहूलत मिली है। टावर नहीं होता था तो हमारा कंपनी हेडक्वार्टर चाहे बटालियन हेडक्वार्टर पे बात नहीं हो सकती थी, जिसके वजह से काफ़ी परेशानी होती थी। हफ्तों भर 15 दिन तक बात नहीं होती थी तो घर के लोग नाराज़ रहते थे, कहाँ है मेरा लड़का, नहीं है। उत्तर पूर्व सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ मोबाइल डिजिटल इंडिया ਲਈ सब तो मुश्किल इलाके रहे अरुणाचल प्रदेश ਵਿੱਚ मोबाइल पहुंचण तो बाद जिंदगी पहलां नालों ज़्यादा आसान हुई। ई गवर्नेंस लोकां दी पहुंच आया, सरकार ਅਤੇ जनता ਵਿੱਚ दूरी घट हुई, लोग अपनिਆਂ ਦੇ होर नेड़े आए। हमारा नज़र में सर ऐसा होता है, वो भी एक डिलीवरी केस है, तो पासपोर्ट पर फ़ोन करता है तो वहाँ से एम्बुलेंस भेज देता है वो लोग। ऐसा में बहुत सुविधा हो गया हम लोग का। फ़ोन आने से हमारा अभी ऐसा पैदा होता है जैसे कि होलसेलर से हम सामान मंगाने से भी अभी पटक के यहाँ आ जाता है गाड़ी में। जो फ़ोन नहीं था हम खुद जाना पड़ता है। ये टेलीफोन आ गया है तो मोबाइल फ़ोन आ गया है तो हम लोग आराम से घर में बैठ के हम लोग अपना दूर दूर का रिश्तेदारों से बात करता है। हम लोग का दादी लोग बीमार होने से, बेटी लोग बीमार होने से हम लोग फ़ोन करता है डॉक्टर को, डॉक्टर भी प्यार से आ जाता है। फ़ोन जब कभी दिक्कत होगा तो हम लोग फ़ोन से बुला लेते हैं, तो ऑफिसर को तो बुला नहीं पाता है, लेकिन पुलिस और मेडिकल सीधे अपना परिवार होगा तो फ़ोन से बुला के मेरा ऐसे ऐसे तकलीफ़ है तो आपका गाड़ी घोड़ा है, आप आइए, हमारा तो गाड़ी घोड़ा नहीं है, आप लेके मेडिकल पहुंचा दीजिए। इसी में काम करते हैं, मोबाइल में ऐसे बात करके बुलाते हैं। उत्तर पूर्व ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 354 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। आखिरकार रेडी ठेला पटड़ी वालियां ने कदों सोचिया सी कि ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। सबसे बड़ा जो फायदा हुआ हमें निःशुल्क राशन, यानी 2 वक्त की जो खाने की जुगाड़ रहती है वो बहुत अच्छे से हल हो जाती है। पिछले साल कोरोना में भी नई कमाई होने के बावजूद भी 2 टाइम भरपेट खाना खाया। राशन भी मिला है और उनके मोदी सरकार की तरफ से फ्री भी राशन भी मिला है। हमको लाभ मिला है, अनाज का लाभ मिला है, हमको योजना का इसका आवास योजना का लाभ मिला है और हर अभी गेहूँ चावल फ्री मिल रहे हैं। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ होया। सरकार ने जो भी डिजिटलाइजेशन का आह्वान किया है उससे मैं काफ़ी प्रेरित होकर सभी जगह पे डिजिटलाइजेशन का उपयोग कर रहा हूँ। जैसे कि हमें कोई पेट्रोल में बिल भरना हो या फिर कोई शॉपिंग करनी हो या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना हो, तो इससे सब हमें आसानी से हमें कर सकते हैं। बैंक के सभी कार्यवाही कामगिरी मैं अपने बैंक के मैं मोबाइल के माध्यम से करता हूँ, जिसमें मनी ट्रांजैक्शन हो या कोई भी लेन देन का रिकॉर्ड देखना हो, वो सभी आसानी से हो रहा है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ नरेंद्र मोदी जी को, बिकॉज ऑफ जब से वो डिजिटल क्रांति लाए हैं हमारे देश में, हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। बिकॉज ऑफ अभी क्या है कि आपको जो भी कुछ चाहिए आपको जस्ट ऑनलाइन ऑर्डर करना है, आपके घर पे पहुंच जाएगा। एम्प्लॉय जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उसका पैसा उसके सीधा उसके बैंक अकाउंट में ही जाता है। और देखने जाए तो ये जब से ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऐप आए तब से फिजिकली जो मनी जो लोग रखते थे पहले वो अभी रखते नहीं है। कोरोना की परिस्थिति थी, कॉलेज कैंपस बंद थे, लेकिन ये डिजिटल इंडिया के कारण और जो ये विकास हुआ है उसके कारण हम ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सारी एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, जिससे हमें बार बार कॉलेज कैंपस नहीं आना पड़ता है। डिजिटल इंडिया से तुरंत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी तो मिल सकती है, या कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मेरी बात करूँगा आपको कि जबकि कुछ फाइल रहती है हमारी और गवर्नमेंट में कुछ अर्जी की हो हमारी तो देखनी है तो तुरंत हम ट्रैक कर सकते हैं कहाँ तक वो पहुँचा हुआ है, हमारी मैटर कहाँ तक पहुँची और कहाँ से हमको रिप्लाई मिलने वाला है। और डिजिटल से पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी हम डिजी लॉकर या फिर अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से हम स्टोर भी कर सकते हैं। We can say that at micro level families have become digital by default, and India government understood the need at right time and helped the nation a lot. They made everything available on your fingertips, right from groceries to vaccine. We just use our mobile phone and that's it. Order or register or get the things online. It has made our life really easier than before. डिजिटल इंडिया मूवमेंट बेसिकली डिजिटल क्रांति जो आ गई है इंडिया में, इट्स मोर देन 6 years नाउ। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो इनिशिएटिव था, इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। एंड अगर आप देखोगे एवरीथिंग इज़ गोइंग डिजिटल एंड टेक्निकल इन इंडिया। बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है एंड ये रिवॉल्यूशन ग्रोथ जो आया है, इट्स अ वेरी क्विक स्पर्ट। इतना अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस हो गए ये चीज़ होने की वजह से। अगर हम देखें कि हर चीज़ की गति और स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ नरेंद्र मोदी ਨੂੰ पता लग गई सी। संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। जब ये शास्त्र मेरे सामने आया तो मैं उसका पोटेंशियल समझ गया। कंप्यूटर का, कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर तो उसमें मन इतना लग गया कि कभी रात को देर देर तक मैं इंटरनेट पर खोया रहता हूँ। बहुत सी सारी दुनिया की चीज़ों पर बुक शॉप में चला जाता हूँ। ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਭੁਜ ਅਤੇ ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਭੁਜ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ नरेंद्र मोदी ਇਸ ਦਾ बखूबी अंदाजा ਸੀ। शायद औरों के लिए बात छोटी होगी, मैं नहीं जानता हूं मीडिया के लिए बात का कितना महत्व है, लेकिन एक छोटी छोटी घटनाएं हमें नई जिंदगी देती हैं, नई ताकत देती हैं।
भूकंप की विनाशिका में मौत की चादर ओढ़ करके सोए लोग हमने देखे हैं, हमने विनाश देखा है, लेकिन आपके आशीर्वाद से आपने हमारा हौसला बुलंद किया। इस संकट की बेला से बाहर आ गए। मैं कच्छ की धरती को नमन करता हूं, मैं कच्छ के खमीर को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस संकट के समय इतना धैर्य रखा। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਈ-ਧਾਰਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਈ-ਪਿੰਡ, ਈ-ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਨ ਡੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये 5 T ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, भारत उत्पादन करे, दुनिया खरीद करे, लेकिन इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना होगा, हमारी टैलेंट का भरपूर उपयोग करना होगा। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3D ਹੈਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਈ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹਿਲ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ @PM ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ PM ਮੋਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਮਕ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। More than almost anywhere else, India has the innovative spirit that lies in our DNA, and it's doing great things with it. It's that spirit that drives everyone here, and like everyone, I'm excited to see India's future. Very excited to work together with the Prime Minister to make that happen. The Indian school participating in the Skype classroom session is a great example of that. It is a school in the Srikakulam district of Andhra Pradesh. We worked with the Indian Research Education Network to bring low-cost broadband connectivity using TV white space technology to that rural school. We're now working to pilot the same in Varanasi. And our plan is to partner with the Government of India, the state governments, the telecommunications company and the local ISPs to take this technology to 500,000 villages in India. When you look at Prime Minister Modi's vision of a digital India, a manufacturer in India using this inflection point that is occurring, what we do very well at Cisco is see that inflection point occur, and you compete not against other countries or other companies, you compete against your ability to innovate and the ability to skill in India, not 1 million jobs a year, but 1 million jobs new incremental a month. Think about how this gives you the vehicle with digital manufacturing that would not have been there before to make in India. 100 smart cities, 240,000 villages. Your vision, I believe, will happen. It takes a country and a leader that has the courage to do that. ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ,
ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੁਣ ਚੁਟਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਜਾਨੀ ਜੈਮ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ भी ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ तक पहुंच चुकी है। देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया भी मान रही है। विशेषकर भारत में फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ है। ऐसा आधार तो बड़े-बड़े देशों में भी नहीं है। देशवासियों का पॉजिटिव माइंडसेट फिनटेक सॉल्यूशन को एडॉप्ट करने की उनकी क्षमता भी असीम है। इसलिए ये आज भारत के युवाओं, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी बेहतरीन मौका है। बीते 5 सालों में डिजिटल पेमेंट एक नवी क्रांति बन चुका है। चुटकियों में मोबाइल तो पैसे ट्रांसफर करने होण ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ 80 ਜਾਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੁਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਿਨਟੈਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ 2100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ $31 ਅਰਬ ਦਾ ਹੈ। 22% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ 2025 ਤੱਕ ਫਿਨਟੈਕ ਬਾਜ਼ਾਰ $84 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ $10 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ RTGS, PCS, NEFT, ਮਾਈਕਰੋ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੇ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ RTGS, NEFT ਨਾਲ UPI, ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਜੈਮ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2010-11 ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਿਟੇਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 90% ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10% ਸੀ ਤੇ 1% ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 75%, ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ NPCI ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਮੋਬਾਈਲ, ਆਧਾਰ ਜਾਨੀ ਜੈਮ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। जिस दिन से वाईफाई लगाया ना, उस दिन सारी समस्याएं हल हो गई हैं। पहले हम सुनते थे कि इसमें देखते क्या है, हमें यही नहीं पता था ये यूज होता, हम घबराते थे कि पता नहीं इसमें है क्या चीज़। बच्चे बड़ी मतलब खुशी से देखते हैं क्योंकि यहाँ लगा हुआ है, तो उसको एकदम मतलब देखते हैं ना तो उनकी जिज्ञासा बढ़ती है कि हम देख के ये पढ़ रहे हैं। पहले तो बहुत कम बच्चे आते थे, अब उसको देख देख के सब आते हैं। ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। दीक्षा पोर्टल बहुत ही उपयोगी है। हम तो 2018 से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी पेंडेमिक में जब सर फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही है, उस वक्त दीक्षा पे 1,62,000 तरह तरह के जो कंटेंट्स हैं वो हमें बच्चों के साथ साझा करने में बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था, जिससे बच्चे इंटरैक्टिव फॉर्म में वीडियोस को देख करके, सबसे बड़ी बात सर ये है कि हम देश के किसी भी कोने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राफ्ट पेपर निकालते हैं सर, इसका सॉफ्ट कॉपी निकाल के फिर इसका हम लोग डिज़ाइन करते हैं। फिर कंप्यूटर द्वारा हम लोग को हार्ड करता है, इसलिए हम लोग पहले इसको इस पेन से यूज़ करते हैं डिज़ाइन बना के। फिर इसका हम लोग सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं। सॉफ्ट कॉपी निकालने के बाद हम लोग इसके कपड़े पर डिज़ाइन बनाते हैं। कपड़े पर डिज़ाइन बना के हम लोग फिर इसका डिज़ाइन करते हैं। सर ये जड़ी की डिज़ाइन हुई है,
ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। Our technology platform for COVID vaccination, the platform we call COVIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. A few days ago, we vaccinated about 9 million people in one day. They do not need to carry around fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format. But best of all, the software can be customized to any country as per their local requirements. ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ।